नमस्कार इंदौर। आज इंदौर सेलिब्रिटीज के मंच पर हमारे साथ हैं मिस हर्षा यादव। हेलो मैडम। हेलो सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आपको इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा इंदौर सेलिब्रिटीज के बारे में। एक ऐसा मंच है जहाँ हम लोग इंदौर के ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इंदौर के लिए कुछ योगदान दिया है, उनके संघर्ष की बात की जाती है। आपके हमारे संघर्ष की बात लेकर आता है इंदौर सेलिब्रिटीज। तो शुरू करते हैं आज की बात। ठीक है। मैडम, इस जर्नी की शुरुआत कैसे की आपने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतना प्यारा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। और मैं तो एक साधारण सी खिलाड़ी हूँ और एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ। इंदौर ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना सम्मान दिया है और इस काबिल बनाया है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे सीए की पढ़ाई के लिए आई थी। शुजालपुर से मैं आती हूँ। मेरे पिता किसान हैं और वहाँ से मैंने जब यहाँ आई तो सपने लेकर ही आई थी कि हाँ कुछ बनना है। मैंने सीपीटी क्लियर कर लिया। उसके बाद मैं सीए के लिए आईपीसीसी के जो सेकंड ग्रुप है उसकी प्रिपरेशंस कर रही थी। अटेम्प्ट लग रहे थे, 198 नंबर आ रहे थे, 197 आ रहे थे, पर 200 तक मैं नहीं जा पा रही थी। और मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ वाले, उनके सिलेक्शंस हो रहे थे, स्कूल वालों के सिलेक्शंस हो रहे थे। एक तरीके से जो सीए स्टूडेंट होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो होता ही नहीं है। वो मतलब आप आपकी दुनिया है, आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना है, सोना है, खाना है, यहाँ पे आपका शेड्यूल खत्म हो जाता है। पूरे सर्कल से ओरा से बाहर कुछ नहीं पता मुझे कि क्या हो रहा है बाहर। और फिर साथ ही एक मानसिक दबाव आ रहा था। तब मेरे ओनर जो है जहाँ मैं पीजी में रहती थी, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से बोला था कि आप जो है लिफ्टिंग स्टार्ट करिए। मेरी बच्ची जाती है तो पहले तो मुझे टाइम नहीं मिला, पर एक मतलब ईश्वर ने एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। तब मैं खुद हो गई कि अब मैं इस माहौल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाती हूँ, थोड़ा बाहर जाती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा। मतलब मैंने पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं था 12th के बाद में। फिर हुआ यूँ कि मैं जिम गई, तो वो तो पहली बार देखा था जिम का। तो मतलब मुझे वेट वेट डंबल ये सब, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार देखा, ऐसा माहौल था। और वो भी एक प्रॉपर सेंटर था, मतलब लिफ्टिंग के लिए, जिम से ज़्यादा लिफ्टिंग के लिए। तो सब कर रहे थे, मुझे बोला कोच ने आप करो। हमारे कोच का नाम था जितेंद्र स्वामी सर। तो वो काफ़ी मतलब बच्चों को करवाते थे। तो उन्होंने बोला आप ठीक है ये आप स्टार्ट करो, तो मैंने उस तरीके से स्टार्ट कर दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा सुबह का टाइम जो है 1.5 घंटा वहाँ पे जा रहा है और लोग कुछ कुछ तारीफ भी करते थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, चाहे टेम्परेरी हो, सभी को तारीफ अच्छी लगती है। ऐसे सफ़र मेरा चलता गया। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था उसी समय मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। मुझे बताया गया आप जो है वेट लिफ्टिंग या कोई भी आप गेम है तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल सकते हैं और उसके लिए आपको एमपी से बाहर जाने को मिलेगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि चलो ठीक है, मैं आखिरी बार तो 2005 और 6 में बाहर गई थी, इतने साल हो गए मैं कहीं एमपी से बाहर ही नहीं गई। तो मैं अगर इसमें सिलेक्शन ले लेती हूँ तो एक बार ही सही पर मुझे ग्रुप के साथ बाहर जाने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा मैंने सोच के ठीक है। अब मैंने सर से पूछा सर कितना टाइम है, तो उन्होंने बोला अभी सितंबर है, नवंबर में आपके सिलेक्शन हो जाने हैं, दिसंबर में आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो इसी कंपटीशन मतलब जो मेरा यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुआ था, ये मेरे लिए जो है एक नया मंच था। और यहाँ से मैंने मतलब लिफ्टिंग के लिए शुरुआत की जब मैं उस स्टेज पे पहुंची। तो मैडम, पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन में ऐसा कौन सा कला है जो आपने सोचा कि यार वेट लिफ्टिंग को करियर बनाऊं, ना कि सीए एमबीए जो आप कर रहे थे? मैंने जैसे यूनिवर्सिटी खेला, उसके बाद मैं कई गेम खेलती गई। मैंने जिला खेला, संभाग खेला, स्टेट खेला, पर मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शंस नहीं मिल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ थे। और जब मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, तब मैंने पूछा मेरे सीनियर्स से कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ, यहाँ पे मैं कैसे आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपको तो सीनियर में सिलेक्शन लेना है तो वो मुश्किल तो बहुत है पर नामुमकिन नहीं है, पर वो ही कर पाएगा जो इसी में करियर बनाना चाहता हो। तो मुझे लगा कि इतना तो मुझे नहीं पता, करियर तो खुद पे खुद बनेगा अगर ठीक है, पर ये था कि ये नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल ज़रूर है। अच्छा। तो मैंने गाइडेंस काफ़ी लिया उन लोगों से, डाइट के बारे में पूछा और मैंने सोचा कि चाहे धीरे ही सही पर मैं एक एक सीढ़ी चढ़ने की प्रयास करती हूँ।
और हुआ यूँ कि एमपी से मेरा जो है सीनियर में वेट लिफ्टिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहाँ नेशनल में मैं एमपी से एकमात्र महिला थी जो मैं एमपी को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। तब मुझे एहसास हुआ कि चाहे धीरे ही सही, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने की मैं कोशिश करती रहूँगी, आगे जो होगा वो भगवान के हाथ में है। मैम, जैसे आपने हमारे दर्शक को बताया कि आपने काफ़ी प्रयास किया, फिर आपको सफलता मिली, लेकिन इस बीच में आपने काफ़ी संघर्ष भी किए होंगे, और हर खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष आते ही हैं। तो हम उन संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। खिलाड़ी का जीवन तो संघर्ष के बिना कभी पूरा होता ही नहीं है। मतलब संघर्ष तो कोई एक हो तो आप बात कर सकते हैं, इतने संघर्ष है। मतलब जब से आप अगर आप कुछ करने का सोचते हैं, उसी पल से आपकी संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। मैं जब जिम गई, उस दिन तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ मतलब किस नए माहौल में जाने वाली हूँ या अपनी ज़िंदगी के कौन से फेज़ में जाने वाली हूँ। ये मुझे धीरे-धीरे पता चला कि मैंने सीए के साथ में एक और नया संघर्ष मोल लिया है खुद से। पहले मुझे लगा कि इधर मुझे काफ़ी अच्छा है। मेरे को मेरे पापा ने बोला भी था कॉल पे कि बेटा, जो खिलाड़ियों की जो वाहवाही है वो हमेशा टेम्परेरी होती है, और नए बच्चे को हमेशा लगता है कि अगर आपको किसी ने वाहवाही दी है तो वो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया होगा। पर जब आप नेशनल लेवल पर जाते हैं, तब मुझे पता चला कि हम तो मतलब बहुत पीछे हैं, मतलब इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। तब मुझे लगा कि संघर्ष में अभी इनसे हम पीछे हैं। जब मैंने शुरू से देखा कि ये क्या है, मेरी डाइट थी जब 1 गिलास दूध पीना है दिन में वर्कआउट के बाद में, और शाम को 1 टाइम खाना। तो मुझे लगा कि ये मतलब मुझे ऐसा बोला गया है कि इसमें अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप, अगर आपके हाथ में नहीं टूटे हैं तो ये बड़ी बात है। ऐसा बोला है मुझसे कि अगर हाथ में नहीं टूटे हैं तो बड़ी बात है। तो मुझे लगा ऐसा क्यों? बोले ऐसे ही नहीं चलेगा, मतलब आप लिफ्टिंग कभी नहीं कर सकते। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट करना पड़ेगा। तब लगा कि अभी तो पैसे का तो बहुत अभाव है घर से, घर पे बस ये बोला है कि मैं अभी जिम जाती हूँ, पर ये नहीं पता है कि मुझे कुछ करने की इच्छा मन में आ गई है कि मुझे अगर ये वाहवाही में टेम्परेरी मतलब मुझे नहीं चाहिए अब, से मन में आया। तो उसके बाद पैसे की बहुत सबसे ज़्यादा जो अभाव रहता है, हो सकता है कि जो छोटे शहरों से बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं उनके पास दुगुना अभाव रहता है, और फाइनेंशियली क्योंकि लिमिटेड पैसा रहता है हमारे पास, आपको रेंट भी है, आपको खाना भी है, बुक्स भी है। फिर मेरे पास एक और नई चीज़ ऐड हो गई, उसको बोलते हैं डाइट, कि बोले पहले तो आप डाइट देखो। तो फिर जब मैंने बच्चों को पढ़ाना, मतलब एक टाइम मुझे पढ़ना 7 से 8 घंटे, फिर जिम का वर्कआउट, और फिर मैंने बच्चे पढ़ाना स्टार्ट किए। मैं आसपास होम ट्यूशन्स लेना लगी। फिर वहाँ से जो मैंने पैसा कुछ करा, वो इकट्ठा करके मैंने अपनी डाइट में लगाना स्टार्ट किया। अब मैंने जो है सुबह पहले मेरा वर्कआउट का टाइम था, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो फिर शाम को मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। वो मैंने श्री राम अकेडमी में स्टार्ट किया। वहाँ दिनेश पालीवाल जी सर हैं, उनके सानिध्य में मैंने किया। और फिर वहाँ तक जो मेरे घर से 5 किलोमीटर का वो सफ़र रहता था, और जाना है रोज़ शाम को। आपने पढ़ाई करी, आपने कोचिंग दी, उसके बाद आपको वहाँ के लिए निकलना है। तो मेरे पास साधन नहीं था यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो सी की क्लासेस थी वो इतनी दूर नहीं थी। आप ऐसे सब फ्रेंड्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते थे। पर वहाँ मुझे पहले हमेशा आपने पब्लिक वाहन पकड़ा। उसके बाद वहाँ से जो सेंटर है वहाँ तक के लिए कोई भी बीच में कोई व्हीकल सुविधा नहीं है। तो वो मुझे रोज़ 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना, फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से छूटना, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना, फिर मुझे पब्लिक वाहन पकड़ना, फिर घर में आना। मतलब ये मेरा डेली का रूटीन था। तो मुझे आते-आते 10 बज जाती थी, पर आकर एक सुकून मिलता था कि मेरी टी-शर्ट गीली हो चुकी है, और मतलब इतना वर्कआउट किया है कि हाँ, मेरा दिन आज सफल मैं कह सकती हूँ। इतना मुझे मतलब लगता था। फिर जो है मुझे मैं मतलब करती गई, और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस भी आता गया। पर साथ में ऐसा हुआ कि मैंने ना देखा कि मेरा काफ़ी ज़्यादा समय खराब हो रहा है इस चीज़ में। तो मैंने स्कूटी जो है सेकंड हैंड स्कूटी का एक फ्रेंड से इंतज़ाम किया। मैंने उसको जो है कुछ अमाउंट में हमारी डील हुई कि अब मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान से एक ही प्रार्थना थी कि एक तो पहले उद्देश्य बता दो, तो ठीक है कुछ समझ में आया कि आपके जीवन में कुछ तो चल रहा है। फिर ये माँगा कि एक इंजन और 2 पहिए दे दो मुझे, बस मुझे वहाँ तक जाना है कैसे भी करके अपने निश्चित समय में। तो स्कूटी सेकंड हैंड पेप्टो मैंने ली। पर उसको लेने के बावजूद भी मुझे लगा कि मैंने फिर से एक और नई परेशानी मोल ले ली है।
अब यहाँ तो पहले मैं 10-5 मतलब 20 रुपये मेरा हो रहा था, यहाँ मुझे 100-200 रुपये पर डे के लग रहे हैं। तो पहले मैंने उससे जाना स्टार्ट किया, कुछ टाइम तक मैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करती रही। फिर लगा कि इसमें नहीं होगा तो वो उसको साइड में खड़ा करा, उसका जो पेट्रोल का पैसा था उससे मैंने डेली फिर पनीर खरीदना स्टार्ट किया कि मुझे अब डाइट जो है, मैं जितना भी मतलब सीनियर थे सबसे थे, मैं कैलकुलेशन हमेशा करती रही कि मुझे एक कैटेगरी में खेलना है और एक ही मतलब बॉडी वेट में रखना है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देना है। तो उसके लिए जो डाइट कैलकुलेशन था वो मुझे हमेशा मेरे साथ वालों से और जो प्लेयर्स हैं जो मुझसे आगे, उनसे आगे ही जाना था, मतलब करना है, चाहे उसके लिए मुझे घर पे कुछ भी बोलना पड़े। कुछ अमाउंट आता था ज़्यादा, उनको बता नहीं सकते थे कि इसमें ये चीज़ लगेगी वैसा। तो कुछ ज्वेलरीज थी तो वो मतलब मेरी पर्सनल थी, मतलब दी हुई थी, वो मैंने बेच दी कि ठीक है अब मुझे जो भी करना है 100% दे देना है, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे करके डाइट का धीरे धीरे पोर्शन संभालने लगी मैं कि हाँ मुझे मतलब यहाँ तक आना है। कुछ मैंने स्केचिंग के भी काम किए हैं, तो मैं अपनी स्केचिंग्स भी मैंने बेची और उससे जो पैसे आए वो मैंने मतलब अपने इक्विपमेंट्स जो पर्सनल रहते हैं उसमें मतलब खरीदने में मैंने लगाए। और साथ में ये रहा कि अभाव मेरे को परेशान ज़्यादा करता रहा, तो उसके कारण जैसे मुझे इंजरी हो गई तो मैं एक अच्छे डॉक्टर तक कभी नहीं पहुँच पाई। उसके लिए सबसे पहले मैंने मतलब जो बहुत ही थेरेपी देते हैं या भी कहीं कहीं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की लगती है, उनका जो है कैंप लगता है, वहाँ से मैंने थेरेपीज ली। और ऐसा था कि महीने के 30 दिन में से मैं 25 दिन हॉस्पिटल के मेरे लगते ही रहे चक्कर कि हाँ मुझे यहाँ थेरेपी है वहाँ थेरेपी है करवानी है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि मेरी जो चेस्ट है वहाँ पे एक बैंडेज मतलब पूरा लगा हुआ है और मैंने जाकर दूसरे ही पल मतलब कंपटीशन मुझे खेलना पड़ा। और उसी के चलते हुए मतलब आंसू मेरे अंदर तक रहे, पर कभी मतलब आप मेरे कोच हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मैं मतलब किस हालत से आप यहाँ यहाँ तक आए हो। एक बार स्कूटी से मैं गिर भी गई थी तो इस तरीके से घिसा गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब लग गई थी, पर निकेट के अंदर जो है चढ़ा कर सब कुछ घाव वाव छुपा कर फिर उस समय शाम को 8 बजे कंपटीशन था, वो कंप्लीट किया, मेडल लिया। फिर उसके बाद समझ में आया है कि आपको वो वाली चोट भी लगी हुई है ऐसा। और मुझे कई ऐसे भी पल याद आते हैं कि मतलब आप को नींद में भी आपको क्लीन जर्क दिख रहा है, स्नेच दिख रही है और आप मतलब कितने ही दर्द में हैं, तब भी आपको लगता है कि नहीं आपका ये वाली चैंपियनशिप आप नहीं छोड़ सकते। तो लगातार मेहनत करते करते मतलब मैंने बहुत चक्कर काटे हैं सभी के, बहुत ज़्यादा मतलब सीनियर्स को परेशान कर दिया है। लोगों ने बोला कि आप ठीक है आपको करना है आप करो, पर इतनी मतलब लोग बोलने लगे कि मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो हुआ यूँ कि एक कॉम्पिटिशन्स था तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी कि नहीं मुझे अच्छा करना है, आप मुझे कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए बुलाएंगे मैं हर समय आऊँगी, करूँगी मैं। क्योंकि मैंने उसके लिए मतलब अपना जो शेड्यूल था उसके भी 2 घंटे एक्स्ट्रा अलग से मैं अपना जो है प्रैक्टिस करती थी और डाइट मेरी वही सेम रहा करती थी, उसी डाइट में मुझे उतना ही करना पड़ता था। क्योंकि मैं अलग से तो मेरे पास कोई साधन नहीं था कुछ करने का, ना ही मुझे कुछ पता था। तो जब कॉम्पिटिशन मेरे स्टार्ट हुए तो मैं थर्ड आते आते मेरा मतलब मेडल ही नहीं लगा और मैं फोर्थ आ गई। वेस्टर्न इंडिया का वो कंपटीशन था और हुआ यूँ कि ठीक है प्रोसेस है। मुझे मतलब जो मेडल सेरेमनी होती है सभी बच्चे मतलब काम करते हैं, अच्छी बात है और सभी को मतलब करना चाहिए, सभी मतलब प्लेयर्स जो है जब ऑर्गेनाइज होता है कोई गेम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। किस्मत मेरी ही ऐसी रही कि जब मेरे वेट कैटेगरी की मेडल सेरेमनी हो रही थी तो मुझे मेरे हाथ में वो जो ट्रे थी वो पकड़ा दी गई थी। जब फर्स्ट मेरे हाथ से उठाकर फर्स्ट को मेडल दिया गया तब तक तो ठीक था, सेकंड को दिया गया तब भी ठीक था, फिर जब थर्ड को मेडल दिया तो उस टाइम में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये मतलब मैं कहाँ हूँ, मुझे पोडियम पे होना था और मैं यहाँ नीचे खड़ी हुई हूँ। वो आंसू मुझे अभी भी नजर आ तो रहे हैं आपकी मुझे आंखों ऐसा में। लग हाँ मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये सब कुछ खराब हो गया है। मतलब ना मैं घर वालों को बता सकती थी ये बात, ना ही मैं किसी और से शेयर कर सकती थी कि ये मेरे साथ मतलब मेरी मतलब उम्मीद से बाहर था वो जो था और मुझसे सहन भी नहीं हो पा रहा था। उस दिन मैं घर जाकर मतलब बहुत रोई और तब मुझे लगा कि कभी भी मतलब ऐसे पल नहीं आना चाहिए।
क्योंकि जब आपकी 6 महीने की 1 साल की मेहनत खराब हो जाती है और आप अपने हाथ से मेडल दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका अधिकार था और आप फाइट कर सकते थे। तब उस पल ने मुझे बहुत बड़ी सीख भी दी कि संघर्ष के साथ बुद्धिमानी होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी संघर्ष सही दिशा में हो, अगर आपने जो आपको अचीव करना था अगर आप उससे चूकते हो तो आप ठीक है कहीं ना कहीं सीखोगे तो सही, पर उसकी भरपाई आप कर नहीं पाओगे। वो चीज़ मुझे मतलब आज भी मतलब परेशान जब तक करती रही तब तक मैं नेशनल मेडल्स नहीं लेकर आई। फिर मैंने पापा से पूछा कि मतलब हम घर पे बापू बोलते हैं, बापू से पूछा कि अब हम मतलब यहाँ पे कैसे क्या मैं करूँ, क्या वर्कआउट करूँ, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब एक डिमोटिवेशन की स्टेज पे थी कि उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। मैं वीडियोज़ देखती थी मेरे साथी लोगों की, तो वो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी अपने गेहूँ निकल रहे हैं, तो वहाँ साथ में चलना है, फिर मैं बता दूँगा कि क्या वर्कआउट करना है। तो वहाँ मैं खेत पे गई तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब गेहूँ निकलना, फिर हार्वेस्टर से निकलना, फिर उसके बाद उसमें से मशीन में से निकल कर फिर जो डालने वाला काम रहता था वो उन्होंने मुझे दिया। तो वापस इसे भरना और फिर गेहूँ डालना, फिर वो जब घर पे स्टॉक आता था तो वहाँ से मतलब गेहूँ की पूरी पूरी जो पूरी ट्रालीज रहती है वो अकेले मैंने और मतलब भैया ने मतलब उसे हेल्प करके करवाई। और फिर पापा ने बोला कि अब तुम्हारी कोर मसल कहीं नहीं जाएगी। और उसी के साथ उन्होंने मुझे एक और चीज़ वहाँ पे बताई कि जो हमारे खेत पे कुएँ हैं, तो उन्होंने कुओं में मतलब ऐसा है कि मुझे आधे घंटे डेली जो है स्विमिंग करना है उसमें। तो वो मैंने वो दोनों चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो करी। तो 15 दिन में मुझे मेरा स्टेमिना जो है वो उतना ही लेवल तक बिल्डअप होने लगा था ऐसा। तो आप किसी भी लेवल पे कहीं पे भी जाके अगर आपके अंदर है स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप किसी भी माध्यम से कहीं भी प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं। ये मैंने मतलब अपने ही बड़े लोगों से सीखा है ऐसा। मैडम, हर खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष से जुड़ी सफलताएं भी होती हैं, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। तो पहली बार सफलता आपको कब मिली? खिलाड़ियों के लिए तो मतलब कोई सफलता किसी की परिभाषा है नहीं, उनको तो निरंतर करना ही पड़ता है। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मतलब सफल हूँ। मुझे बस ये पता है कि निरंतर प्रयास ही मेरी सफलता है। अगर मैं गेम में बनी रही, यही मेरी सफलता है। अगर वो चीज़ छूट गई तो वो सफलता के दायरे से बाहर आ जाएगा। और ऐसा अगर माना जाए कि मुझे कभी लगा कि हाँ ये मतलब वेट लिफ्टिंग में मैं सफल हुई हूँ, पावर लिफ्टिंग में मैं सफल हुई हूँ, तो मैंने जब कॉलेज कॉम्पिटिशन्स खेले थे फर्स्ट टाइम में किसी स्टेज पर उतरी थी कि हाँ आपको परफॉर्म करना है। तब मेरे सिलेक्शन से मैं मतलब 5 किलो दूर पे थी। तब मैंने सीनियर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज दिया। बोले पीले हो जाएगा, इससे आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। वो मैंने परफॉर्मेंस कभी भी प्रैक्टिस में नहीं दिया था। और जब मुझे मुझे कभी एहसास भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि आत्मविश्वास से भी आप वजन उठा सकते हैं। और जब मैंने वो क्वालीफाई लिफ्ट मारी 35 की और 55 का मैंने क्लीन जग दिया, उसके बाद मेरे लिए वो सपने जैसा था। तब मैंने घर पे फ़ोन करके बोला, मैं बुरहानपुर में हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे, कि मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे पापा को इतनी खुशी हुई थी, तब मुझे लगा कि हाँ चलो मैंने कुछ तो उनको दिया है। उन्होंने बोला कि वाह यार बेटा, आपने जो है पहली बार में सिलेक्शंस लिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और उसके बाद जो है मेहनत करने की तो मतलब अंदर से ही एक आदत है कि नहीं मेहनत तो मुझे करना ही, ये हो गया ठीक है जो हो गया, कि मुझे ओपन कॉम्पिटिशन्स में भी सिलेक्शंस लेना है। मैंने ओपन कॉम्पिटिशन्स में कई सारे स्टेट में फिर गोल्ड लिए, जो मेरी उम्मीद से और सब लोगों के सोच से बाहर थे कि मैं इसमें गोल्ड ले सकती हूँ। कई बार मैंने कॉम्पिटिशन के आखिरी फेज में मैं जब आई तो मैंने मतलब जो है स्टेट में गोल्ड लिया, जब मैं पीछे चलते चलते फर्स्ट पे आई। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गेप भी हुए, लॉकडाउन भी लगा, उसकी वजह से गेप हुए। और उसके बाद भी मैंने फिर कमबैक करके नेशनल्स में मेडल लिए। जब मैंने एमपी के बिहार पे नेशनल्स में मेडल लिए, तो वो मतलब मेरे एक रिकॉर्ड में है, मेरे मतलब मेरी डायरी में है कि हाँ चलो इसमें मेरा ये अचीवमेंट है और इसी को मैं बेस मानते हुए अपने आगे का परिश्रम जारी कर सकती हूँ। ऐसा ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आया। एक बार का किस्सा मुझे याद आया कि एक बार कॉम्पिटिशन्स थे, इंदौर में ही कॉम्पिटिशन्स थे और उस टाइम पे हमारा वेट हो चुका था और मैं कुछ ऑफिशियल काम में बिजी थी। तभी मेरी फ्रेंड की महिला संगीत की मुझे प्रोग्राम में जाना था, पर मुझे मना करना पड़ा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। पर अब वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, चाहे हम आपकी वेन्यू पे आपको लेने के लिए भेज देंगे।
मैंने मना करने के बावजूद भी वो लेने आए और मैं गई। अब मैं उसकी थकान मुझे इतनी थकान हो गई थी, सुबह मुझे लगा मैं कॉम्पिटिशन्स नहीं खेल पाऊँगी। मैं कंपटीशन हॉल में गई, मुझे लगा मैं अब बोलूँ कोच से कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खेल पाऊँगी। फिर भी मैंने अपने आप को समय दिया कि ठीक है, इतनी प्रैक्टिस की, आप एकदम गेम से बाहर होने से अच्छा है एक प्रयास करके देखिए। मैंने प्रयास करा, स्क्वाट और बेंच तो मेरा अच्छा रहा, पर डेड लिफ्ट में मेरा 3 अगर मेरा अटेम्प्ट फेल हो जाता तो मैं गेम से बाहर हो जाती। 2 मेरे अटेम्प्ट लगातार फेल हो गए। आस-पास वालों ने सबने मुझसे ये बोला कि जो है आप नोट टेकिंग कर दीजिए, नोट टेकिंग मतलब आप खुद ही मना कर दीजिए कि आप नहीं लेना चाहते ये लिफ्ट, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं गेम से बाहर। मुझे बस एक ही चीज़ आती है कि चाहे मैं थक गई हूँ किसी कारणवश, पर मैंने पहले प्रैक्टिस की है, कहीं न कहीं मैंने मेहनत की है, मैं एक अटेम्प्ट और लेकर देखूँगी। तो 115 किलो कुछ वेट था, मैंने अटेम्प्ट लिया और पता नहीं क्या मतलब ईश्वर की क्या कृपा रही, वो मतलब एक मेरे ही जीवन में मेरे लिए खुद के लिए एग्जाम्पल सेट हुआ कि कुछ भी हो आप कभी भी अपना कदम पीछे मत हटाना। वो पास हुई, गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि मैं उस टाइम पे इंदौर में बेस्ट लिफ्टर बनी, स्ट्रॉन्ग वुमेन का मुझे टाइटल मिला। और ये मतलब मुझे लगता है कि बस मेहनत करते रहो आप, प्रयास में आप ये ना सोचो कि आपको मतलब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाओगे, हार नहीं मानना है, और हार नहीं मानने को ही मैं सफलता का नाम देती हूँ, ऐसा। मैडम, जैसे कि कोरोना काल सबके लिए दुखदायी रहा था, खिलाड़ियों के लिए भी संघर्ष रहा होगा उस समय, तो आपने अपनी वेट लिफ्टिंग कैसे जारी रखी लॉकडाउन के समय? कोरोना काल में उसी समय मेरा घर जाने का हुआ था। मैं प्रैक्टिस छोड़ के गई और वहाँ मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा कि मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। पर धीरे-धीरे मतलब समय बढ़ता गया और समय के साथ मुझे मेरा वेट भी बढ़ता गया। क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है 15 दिन का गैप है, अब हो जाएगा, फिर 30 दिन का गैप है, अब हो जाएगा। पर ये नहीं पता था कि वो मतलब 1 से द 2 महीने का मतलब मुझे पूरा सफ़र यहीं रखना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ से दूर हो गई थी। जब मैं इधर आई कि मैंने इतना डाइट डाला है बॉडी में, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, सब खराब हो जाएगा। वहाँ से मेरा मतलब सेंटर से छूट गया है। मेरे पिताश्री ने मुझे मतलब काफ़ी इस चीज़ से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब मुझे गाइडेंस दिया कि वो भी एक राष्ट्रीय लेवल पर कुश्ती के प्लेयर रह चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे टाइम पे आपकी जैसी सुविधा थी ही नहीं। हमने जो भी किया वो खेत और नदी में, कुएँ में तैरकर और इस तरह से स्टेमिना मतलब जो है बिल्डअप किया है। आप यही चीज़ को अभी फ़ॉलो कर सकते हैं अगर आपको वाक़ई ही आपका लगता है कि पैशन आपको फ़ॉलो करना है तो। मैंने कहा कि ठीक है, आप ये चीज़ हम मतलब इस चीज़ का आप फिर से आप घर पे बनाते हैं, क्योंकि घर पे ऐसा था कि सब लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, कोई डाइट पे कंट्रोल नहीं। मैंने खूब 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 क्वांटिटी में कभी रबड़ी, कभी हलवा, कभी रोटी, कभी ये मतलब कोई लिमिटेशन सेट नहीं करी उस टाइम पे। एक तरीके से भूल गई थी कि आप जो है एक प्लेयर हो। देखा वेट 70 क्रॉस हो गया है। तो इस चीज़ का मुझे मतलब एक दिन काफ़ी रियलाइज़ेशन हुआ कि ये मेरे साथ मतलब क्या हो गया है, मैं अगर जाऊँगी वापस तो मैं सेम कैटेगरी में नहीं उतर पाऊँगी, क्योंकि मुझे एक ही कैटेगरी में हमेशा खेलना है। ये मैंने मतलब आइडल बना चुकी थी मैं मेरी कॉम को, कि वो इतनी उम्र में होने के बाद भी एक ही कैटेगरी में अभी तक उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो मुझे लगा कि मुझे उसी कैटेगरी में खेलना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। घर पे फिर मैंने रोटी वगैरह सब साइड में रखी, सिर्फ एक ही चीज़ बनाई कि अगर यहाँ पे मुझे दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, गाँव का एरिया है, तो मैं सिर्फ दाल और जो पल्सेस है उन्हीं को मैं अपनी डाइट का एक मेन सोर्स बना लूँगी, चाहे वो मुझे 3 टाइम वही लेना पड़े। ये मैंने उसमें किया और उसमें मैंने पहले ही शुरुआत जो अपनी की वो मैंने प्राणायाम से करी। मैंने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा मात्रा में की, ताकि मैं अपने आप को एक मेडिटेशन के भी ज़रिए मतलब एक स्थिर रख सकूँ कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जो बाहर के मतलब बाहर के जो लोग थे, उनको तो एक प्लेटफ़ॉर्म मतलब मंच कहीं पे प्रैक्टिस करने का मिल सकता था, पर वहाँ मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैंने ईंटें ली, ईंटों को कपड़ों में बाँधा, फिर उनसे डंबल प्रेस की मैंने प्रैक्टिस की और टंकी से मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने बोतलों से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो पानी भर के और बालू भर के उनसे कुछ-कुछ इक्विपमेंट्स, जिम टाइप के इक्विपमेंट्स बना के मैंने उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। और साथ में पिताश्री का गाइडेंस था इसे कि आपको इस लेवल पर, इस दिशा में इतना-इतना आपको करना है। और वहाँ मेरे साथ एक चीज़ ये हो गई थी कि मैं फिर भी मतलब मुझमें स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पे ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सिंगापुर की एक ऑनलाइन ईवा फिटनेस की क्लासेस स्टार्ट करी, तो उसका रिज़ल्ट मुझ पे दिखा।
और वो मैंने मतलब काफ़ी 1 से 2 घंटा मैंने उस क्लास को करा, और इतना मतलब करती थी कि मेरी जो टी-शर्ट पहने थे वो आपको पूरी गीली लगनी चाहिए, जब तक मैंने उसमें वर्कआउट कंटिन्यू करती रही। और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फिर एक दिन मैं ऐसे ही मतलब घर पे अपना कुछ काम वगैरह कर रही थी। एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रुचि के तौर पे स्केचिंग को भी एक साधन बनाया था कि ठीक है मैं स्केचेस वगैरह बनाऊँगी और डालूँगी। काफ़ी डिमांड पे ऑन डिमांड मैंने ऑल ओवर इंडिया में मतलब फ्री में पहले स्केचेस बनाए थे। पर ऐसे किसी काम में मुझे किसी ने बोला कि आप जो है बड़े अच्छे वज़न उठाते हो, तो आप ये सामान उठा के यहाँ रख दो, ये सामान उठा के वहाँ रख दो। तो दिमाग मतलब ख़राब हो गया ये सुन के, कि ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ प्रदर्शन नहीं करना है। अगर मुझे कोई एबिलिटी है तो मैं उससे कुछ पाना चाहती हूँ, उसका कुछ रिज़ल्ट चाहती हूँ, मैं मंच में मुझे इस चीज़ का प्रदर्शन करना है। तो वो चीज़ मुझे कर गई कि अगर मैंने मेडल नहीं लिया, या लॉकडाउन की वजह से या सब कुछ रुक जाने की वजह से मैं आगे नहीं आई, तो यही यहाँ तक आके इसी जगह पे आके ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो उस चीज़ को मुझे सच नहीं बनाना था। सेकंड लॉकडाउन में जब मैं यहाँ इंदौर आई, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया। तो मेरे सीनियर है भीम भैया करके, वो भी मतलब लिफ्टिंग में सीनियर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है कैसे भी करके छोटा छोटा करके स्टार्ट करो, और कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। उन्होंने बोला, पर मैंने देखा तो जिम वगैरह तो सब बंद थे। फिर मैंने घर पे, मेरा वजन भी 10 किलो के लगभग लगभग बढ़ा हुआ था, मुझे फिर से कम बॉडी वेट में खेलना था। 67 बॉडी वेट से 57 तक मैंने दो कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए 2 महीना इतना ज़्यादा मेहनत किया घर के अंदर। और फिर मैं मतलब उस टाइम पे ज़्यादा इंदौर में अलाउ नहीं था कि आप बाहर निकल सकते हैं या आप फ्रूट्स ला सकते हैं, आप कुछ ला सकते हैं, और मुझे मतलब जिस क्वांटिटी में चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। उसके लिए मुझे फिर एक ही चीज़ समझ में आई कि कुछ भी हो मैं अपनी डाइट लेकर ही रहूँगी। और मैं फिर अपनी साइकिल ली मैंने, वो भी मेरी खुद की साइकिल ही, मैंने एक फ्रेंड से उसको पूरे तरीके से, उसकी पड़ी हुई साइकिल थी, उसको उठवाया, उसको पेंट करवाया, उसमें हर चीज़ नई डलवाई, ऑन डलवाया कि अब ये मेरी साइकिल तैयार हो चुकी है। तो उससे मैं फिर पास के जो गाँव हैं उन गाँव में गई, और फिर मुझे मतलब वहाँ से जो भी फ्रूट्स वगैरह है, 10 किलो तरबूज हुआ, ये हुआ, घी हुआ, ऐसे करके मैं मतलब लाया करती थी। कई बार मुझे मतलब पैदल भी, क्योंकि इतने वजन से मुझसे मतलब ये कि अनबैलेंस की वजह से पैदल पैदल भी मुझे वो इंदौर तक का सफ़र करना पड़ा वहाँ से यहाँ पे आने के लिए। और उसके बाद हुआ यूँ कि मैं लॉकडाउन के बाद जब मैं आई, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा बॉडी वेट था जब 57। और उसके बाद फिर मैंने अपने सोचा कि अब वो जो मुझे सुनने को मिला था वो मुझे कभी सुनने को ना मिले। कोई मुझे बोले तो ये बोले कि आप मंच पे ये चीज़ परफॉर्म करिए और इसमें आप ये मेडल लेकर आइए, ऐसा। और फिर इंदौर में जो है मेरे जो पास के जो गांव है वहाँ तक सुबह मतलब आप कमरे में इतना नहीं कर सकते हैं। आप रनिंग करने के, मैं रनिंग करने के लिए जाया करती थी। मैंने वहाँ पे सर्किट लगाए, रनिंग करी, पुशअप्स करे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसी ही बाहर का जो माहौल है उसमें अपने आप को स्टेमिना बढ़ाने के लिए ऑन द ग्राउंड भी मैंने उतनी ही मेहनत करी, घर के अंदर भी मैंने उतनी मेहनत करी, और जिम में भी मैंने उतनी ही मेहनत करी। मतलब मुझे सभी चीज़ को मिलाकर एक रिजल्ट ये चाहिए था कि मुझे एक खिलाड़ी अपने अंदर चाहिए था। मैडम हमें बताएं आपने अभी तक कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया, उनके अनुभव क्या रहे आपके? सर प्रतियोगिता में भाग लेना तो खैर मेरा जो है एक माध्यम था। पहले तो मेरा एक ही बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि चलो मुझे बाहर जाने को मिल रहा है, मैं एमपी में ही दूसरी जगह जा पा रही हूँ, एमपी के बाहर जा पा रही हूँ, या मैं कुछ नए स्टेट्स घूम पा रही हूँ। इसी दौरान में मैंने कई सारी मतलब नेशनल्स की कॉम्पिटिशन्स खेले। मैंने सीनियर नेशनल विशाखापट्टनम में खेला। फिर मैंने चंडीगढ़ मोहाली में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला। मैंने आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला। और मैंने लखनऊ में सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप की। ऐसे कई सारी मैंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और हुआ यूँ कि जब नेशनल्स में मैं भाग ले रही थी तो मेरी अच्छी रैंकिंग आ रही थी, पर जो मेडल्स थे वो थोड़ा सा दूर थे, ज़्यादा नहीं पर दूर थे। तो वो मुझे लग रहा था कि नहीं, प्रतियोगिता में घूमने के साथ में आपको जो है मेडल्स लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो।
वेस्टर्न इंडिया कंपटीशन हुआ। उस टाइम पे मैं, उसके पहले मैं सिर्फ इंदौर में ही बेस्ट लिफ्टर थी, एक बार जब बनी थी। तो उसके लिए मेरे मतलब दिमाग में एक कोविड के बाद की बात है ये, मेरे पास सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे, कॉम्पिटिशन्स की डेट्स आ गई थी। और जो मैंने उसके लिए मेहनत की वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मतलब उस टाइम पे मैं इंजरी के मतलब हाईएस्ट लेवल पे चल रही थी, मुझे लेप लग रहे थे उस टाइम पे। मतलब लेप के साथ आप लेप के बिना प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि आप 6 महीने के लिए गेम जो है गेम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लंग्स पे भी दिक्कत आने लगी थी, सांस लेने के लिए निमोनिया का एक जो फैक्टर था वो रिपीट हो रहा था मेरे अंदर, और साथ में प्रतियोगिता भी थी। तो मुझे, मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है मैं नहीं करूँगी, पर इतना ट्रीटमेंट कर दीजिए मुझे कि मैं ये वाली कॉम्पिटिशन खेल लूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको हम बोलेंगे, पर हमारी तरफ से तो ना ही है कि आप नहीं खेलें, आप खेले ही मत। मैंने वो कंपटीशन खेला और उसमें मैं ऑल इंडिया में जो है वेस्टर्न इंडिया में मैं गोल्ड मेडल लाई। साथ में मैं बेस्ट लिफ्टर में फर्स्ट रनर में मैं वहाँ पे रही। तो वो मेरे लिए एक प्रतियोगिता के तौर पे मतलब सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। फिर बाद में मैंने नेशनल्स में मतलब 3 सिल्वर मेडल लिए, उसके बाद मैंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी लिया ऑल इंडिया मतलब नेशनल में, और ब्रॉन्ज मेडल भी लिया। और अभी फिर इन्हीं की जर्नी में मुझे बाहर जाने का मौका मिला। भारत को सीनियर कैटेगरी में मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। दुबई में गई एशियन क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, वहाँ मैंने 6th रैंक दिलाई। और आगे भी मेरी यही है कि मैं कई सारी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करूँ। और फिर ऐसा है कि मेरे मतलब मेरे परिवार से तो खैर कोई विदेश गया नहीं है। मुझे जाने का मौका मिला कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, आप जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ थे, उसकी मैं फ़ीस भर नहीं पाई। मेरे मतलब हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उससे एकदम हमारे पास जो है 3 लाख रुपए नहीं हो पाए और हम नहीं जा पाएंगे। उसका मुझे इतना दुख था कि अब आने वाली जो भी चैंपियनशिप होगी कुछ भी करूँगी। मतलब पिताजी को मैंने बोला कि मेरा एक कॉम्पिटिशन छूट गया है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हुआ कि इतनी मेहनत करी, इतना आगे जाके अगर आप पैसे की वजह से अगर पीछे हो जाते हैं तो वो मतलब आप मतलब कोई भी खिलाड़ी सहन नहीं कर पाता है। फिर मुझे एक और मौका मिला कि मुझे मेरे एशिया के लिए सिलेक्शंस हुए, तो मैंने कहा कि ठीक है भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मेरे सिलेक्शन हुए और फीस हमने भरी। और उसके बाद जब मैं गई तो पहला एक्सपीरियंस था, मैं कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में भी कभी नहीं बैठी थी। सब कुछ मैंने बहुत ध्यान से देखा कि फ्लाइट ऐसे चल रही है, ऐसे बैठते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी उस चीज़ को फील कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी वीडियो कॉलिंग की मुझे वहाँ पे कि कैसा लग रहा है, वहाँ बाहर जाके आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने मतलब उस चीज़ को, मुझे नहीं पता है कि दूसरे लोगों को किस नज़रिए से देखा, बाकी मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, हर पल को बहुत अद्भुत तरीके से देखा। पहली बार मैंने इतने देश के लोगों को एक साथ देखा, अलग अलग कल्चर देखे मैंने, मतलब उनकी सोच देखी, रहन सहन देखा। तब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ तक आई हूँ, अब मेरी जो प्रतिद्वंदी है वो अब एक दूसरा देश है, मतलब देश के खिलाड़ी है। तो अब मुझे उस लेवल पे जो है मेहनत करना, ये सोच लेकर मैं वहाँ से वापस आई कि अब मेरी मेहनत जो है उसमें मुझे और थोड़ा सा इजाफा कर देना है। हर्षा मैडम, हम लोग आपके आने वाले समय के प्लान और प्रिपरेशन जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी के लिए तो मेरे हिसाब से तो गेम में बने रहना या कंटिन्यू रखना ही उसका मेरा पहला प्लान तो यही है। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की को कोई भी फील्ड में आगे जाने के लिए मतलब बहुत खुद को सेल्फ फाइट भी करनी पड़ती है और हर कदम पे उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तो प्लान तो मेरा यही है कि मैं इस गेम में इतने ज़्यादा मतलब समय तक बनी रहूँ और फाइट करती रहूँ, आने वाले कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रहूँ। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं जिनमें मुझे खेलने का मौका भी मिलेगा और मैं खेलूँ और उसमें मेडल लेकर आऊँ। अभी प्रिपरेशंस में ऐसा चल रहा है कि जो मेरे कोचेस हैं, अनिल सर हैं, उन्होंने मुझे नई नई टेक्निक्स सिखाई है इसमें। मतलब आपकी रशियन हुई, चाइनीज़ टेक्निक हुई, फ्रांस टेक्निक हुई। तो ये चीज़ का मुझे काम करना है ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अब इतना ना रह के आगे जाए, और बाकी जो भी सर्कुलर आएगा उसके हिसाब से मेरे परफॉर्मेंस आता रहेगा और कॉम्पिटिशन खेलते रहेंगे। अच्छा लगा आपके प्लान और प्रिपरेशन जान के हम लोगों को कि आप कैसा प्लान कर रही हैं आगामी वर्षों के लिए।
पर जो नए स्पोर्ट्समैन हैं, स्पेसिफिकली लड़कियां, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं, क्या आप बताना चाहेंगे उनको? ऐसे प्लेयर मैं यही सुझाव देना चाहूँगी लड़कियों को भी कि भी हार नहीं मानना है और आपको कभी भी कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप सही के आगे और सत्य के आगे ही झुकें। आपको चाहे कितनी ही फाइट करना पड़ जाए और आप मतलब पीछे ना हटिए। आपको बोलेंगे, आपको जज किया जाएगा हर बार कि आप ये नहीं कर सकते, आपको मतलब आपके ये दायरे से बाहर है। तो ये ना सुन के एक अच्छा मार्गदर्शक चुनें और उनको आप अपना मतलब जीवन में उनकी बातें उतार के फिर आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप किसी भी माध्यम से किसी को भी मार्गदर्शक चुन सकते हैं और आप जो है गलत रास्ते पे जाने में मतलब आपको टाइम नहीं लगता है। कोई भी प्लेयर हो, आपको कई सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में, तो आप बहकावे में ना आके अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अपने कोच, अपने मेंटर और अपने मार्गदर्शक से इस चीज़ का सुझाव लें कि आप जो है ये चीज़ करें या नहीं करें। जो चीज़ गलत है वो कभी ना करें। जो चीज़ मतलब सात्विक आहार ही आपका बेस्ट और फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आज की नई मतलब पीढ़ियों के लिए भी कि आप अगर जितना अच्छे प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे चलेंगे तो उतना लंबा आप चल पाएंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी करना होगा तो आप जो है उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे हर चीज़ हर कोई एक दूसरे के योगदान से चल रहा है। कोई पेड़ अब बेल कोई पेड़ के जरिए चल रही है या पेड़ की शोभा किसी बेल से बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आपको सहयोग लेकर और समझदारी से किस दिशा में चलना है, आप बिल्कुल एक प्लानिंग बनाकर फिर आप चलें। मैम, निश्चय ही हमारा यूथ आपके सुझाव को मानेगा और अपनी सात्विक आहार लेगा। आहार की बात की करते हैं तो इंदौर की बात तो आ ही जाती है। तो इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर वन है और आप जानते हैं कि खान पीन में भी इंदौर अलग ही रूप लेके आता है। तो आप इंदौर के कल्चर को और इंदौर को कैसे देखते हैं? इंदौर मतलब ऐसे ही मिनी मुंबई नहीं कहते हैं जिसको। यहाँ मतलब सपनों को निखार सकते हैं हम और यहाँ का कल्चर मतलब आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप पीछे से होके फिर एक कदम आपने जंप किया हो। एक लड़की के होते मतलब लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि यहाँ का माहौल मतलब आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहें, आपको कहीं ना कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल ही जाएगा। इतना वर्सेटिलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे निःशुल्क वेट लिफ्टिंग के सेंटर्स भी हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा जिम बढ़ती जा रही है और इसके सोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, नॉलेज बढ़ता जा रहा है। मैं देखती हूँ इंदौर को कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ के ही लोग तो ही सही पर आसपास के जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं और इसी से इसकी मतलब जो है प्रतिभा और आगे निकल कर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मैं जैसे एक गाँव से हूँ पर मेरी प्रतिभा इसी शहर में आके निखरी है। मुझे पता चला कि मुझे मतलब क्या करना है, आगे क्या है। और दूसरी बात में देखिए कि स्वच्छता में तो हमारा इंदौर हमेशा नंबर वन था और हमेशा आगे भी नंबर वन रहे। और ये एक चीज़ है कि हर चीज़ में यहाँ पे स्वच्छता है। सिर्फ हम देखें रोड वगैरह पे नहीं पर यहाँ के सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। और इंदौर को एक खान पीन के अगर मैं नज़रिए से देखूँ तो इतनी वैरायटीज़ तो मैंने कहीं का नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ देखी। सबसे ज़्यादा मैं चाय की तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ऐसा इंदौर में मतलब कोई मतलब चाय वाला नहीं है जहाँ मैंने चाय नहीं पी। आप चाहे टपरी की भी चाय पी लें, उस चाय में भी उतना ही स्वाद है जितना आप 5 स्टार में पिए या उससे भी अच्छी लगती है क्योंकि ये इंदौर की चाय है। यहाँ का पोहा एक तरफ़ा और जैसे अभी ठंड है तो ठंड में यहाँ पे जो है इंदौर में मैंने जो दूध जलेबी खाई है वो मैंने कहीं नहीं खाई है। इतनी अच्छी दूध जलेबी मतलब सराफा में और छावनी में ये मैंने मतलब यहाँ का टेस्ट मुझे हमेशा याद रहता है। और मैं अभी भी कई बार मतलब जो है कई बार मैंने कोच को भी बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की हूँ और मैंने दूध जलेबी खाई है। मतलब सुनकर कई बार हम लोगों के मुंह पे भी वो मैं पानी हाँ आ गया है। हाँ दर्शकों को जरूर मजा कि आ गई बात सुन के आपकी। वही अब ठंड लगती है तो लगता है कि गर्मी सिर्फ अब एक ही चीज़ से आएगी, वो है कि मुझे रात को दूध जलेबी खाना पड़ेगी। ऐसा यहाँ का जो है इतना ज़्यादा लुभान है खान पीन पे। मैं जब दुबई से खेल कर आई और जो मैंने माहौल देखा अपने यहाँ शुजालपुर में जो मैंने माहौल देखा और जो इंदौर में मैंने माहौल देखा वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपने से ज़्यादा मतलब सपने से कम नहीं होगा।
आप सोच ही नहीं सकते कि इतना प्यार और इतना ज़्यादा सराहना मिली है मुझे। उससे एहसास होता है कि लोगों के प्रति हर लोग मतलब कितने जागरूक है लोग और लोगों के प्रति कितना ज़्यादा सम्मान है किसी भी खेल के प्रति और किसी भी खिलाड़ी के प्रति। ये वाक़ई मतलब मेरी सोच से तो बहुत दूर था और ये भी मुझे पहली बार पता चला कि इतना ज़्यादा रुझान भी है और इससे शायद कई लोगों को प्रेरणा मिले या किसी एक को भी प्रेरणा मिल जाए। तो ये है कि मतलब इतना ज़्यादा जो सबने मेहनत किया है, मेरे पीछे जो संघर्ष किया है, सभी लोगों ने किया है, उसका मतलब मैं सफलता ही मानूँगी इसको। इंदौर सेलिब्रिटीज आपका आभारी है कि आपने अपनी संघर्ष की यात्रा से हमको अवगत कराया। स्पेशली हमारे दर्शकों को आपने अपना संघर्ष बताया। कुछ ऐसे पल हमें पता लगे जिससे कि हम लोग मोटिवेट हुए और निश्चय हमारे व्यूअर जो हैं इस बात को समझेंगे और फॉलो करेंगे। और स्पोर्ट्समैन जो आपने एक टिप बताया कि स्पोर्ट्समैन भी कुछ अच्छा अचीव करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। इंदौर सेलिब्रिटीज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर शहर के लिए और इस देश के लिए आप ऐसे अभिन्न अनगिनत मेडल लाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको आज की प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी लेकर आता रहेगा इंदौर सेलिब्रिटीज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। जहां से भी आप इसे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंदौर सेलिब्रिटीज।